हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं सुबह 11 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास होती है और ज़बरदस्त क्लास होती है और बेहतर रिवीजन भी होता है। आपको जो क्लासें दी जाती हैं, है ना, आपको लाइव दी जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिवीजन क्लासें भी आपको दे दी जाती हैं ताकि जितना भी आपने पढ़ा है वो सब रिवीजन भी होता जाए। बाकी और भी क्लासें हमारी चैनल पर चल रही हैं, है ना, जैसे आपकी हिंदी की क्लासें हो गई, यूपीजी की क्लासें हो गई, जल्दी आपको करंट अफेयर की क्लासें और, है ना, अदर एग्जाम जो लगे हैं उनकी भी क्लासें आपको मिलने वाली हैं। तो जितने लोग यहाँ पर नए हैं चैनल को जुड़ जाइएगा, है ना। प्लेलिस्ट के माध्यम से हिंदी की चाहे बेसिक की क्लासें हो या हिंदी साहित्य हो या आपकी साइंस की हो या हिस्ट्री की हो, है ना, जीके जीएस की, ये सब बेसिक की भी क्लासें पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में, उनको भी आप लोग देखते चलिएगा। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय माता दी। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को जय हिंद, जय माता दी, जय माता दी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सुपरफास्ट तरीके से इस क्लास को, है ना, सॉल्व करेंगे। सभी को जय माता दी, सभी को नमस्ते। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है। वन का ऑप्शन आ रहा है और वन की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मतलब इनमें से ऑप्शन डी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो भूटान के साथ 4 राज्य है जो सीमा बनाते हैं। एक तो आपका असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और आपसे कह रहा है, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न से कौन सी नदी निकलती है। जो अरावली पहाड़ी है इसके पश्चिमी छोर से निकलने वाली नदी का नाम पूछा गया है, दूसरे को ऑप्शन देना है। तो कहेंगे सर यहाँ पर लूनी नदी है और आपकी माही नदी है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों ही आपकी है जो अरावली के पश्चिमी छोर से निकलती हैं। राइट आंसर आपका जिसका आ रहा है डी नंबर बिल्कुल सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि सैडल पीक अवस्थित है। ये जो सैडल पीक है ये अवस्थित है आपके कहां पर, तो आप कहेंगे सर ये आपकी है उत्तरी अंडमान में है। कहां पर है, तो उत्तरी अंडमान में है। यहाँ पर आंसर बी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपने हमेशा पढ़ा है कि जो सैडल पीक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, है ना, आपकी है, तो उसमें से कहां पर, तो आपकी उत्तरी अंडमान पर है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और 4 की बात करते हैं तो कहेंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा है जो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की सहायक नदियों में से कौन सी नहीं है। 4 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर अमरावती है। यहाँ पर पंचगंगा है, मूसी भी है, लेकिन वेन गंगा आपकी पेन गंगा नहीं है। मतलब देखा जाए तो अमरावती जो कृष्ण नदी की यहाँ पर देखा जाए टेंगोन हो गया, तवा हो गया, अमरावती ये नदी है, लेकिन ये पेन गंगा आपकी है, ये इसकी नहीं है। अब आप बताइएगा यहाँ पर क्वेश्चन ये बताइए, पेन गंगा किसकी सहायक नदी है, बताइएगा। गोदावरी की, बिल्कुल सही है, ये जो आपकी है गोदावरी की सहायक नदी है। याद रखिए ऑप्शन आपका डी के साथ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और आपसे कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। 5 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, असिंचित, है ना, मतलब बहुत ज्यादा खेती होती है लेकिन ज्यादा सिंचाई वाली नहीं होती है। ये जो आपका दक्कन का ट्रैप है अर्थात दक्कन का पठारी क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा असिंचित खेती की जाती है, मतलब कम बारिश होती है, इसलिए नहरों के अलावा तालाबों का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर आपका सी जिसका आ गया राइट हो जाएगा, गोदावरी। यहाँ पर जो सी आपका आंसर राइट हो जाएगा। राधे राधे भाई, राधे राधे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती हैं। दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर दिया गया और 6 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनको हम लोग कहते क्या हैं, तो दोस्तों याद रखिए इनको लू कहा जाता है। ये दोस्तों 2025 में 5 ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये जो हवाएं हैं वो आपके पंजाब से लेके बिहार और दिल्ली से लेके पटना तक तेज रहती हैं। आंसर नंबर आपका डी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं जो विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती हैं। मतलब जो आपका विकासशील देश है और विकसित देश है इनमें से समान चीज नहीं होती है, क्या नहीं होती है। याद रखिएगा यहाँ पर जो तकनीकी उन्नति है, टेक्नोलॉजी जो आपकी है, टेक्नोलॉजी मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपसे यहाँ पर नहीं के साथ क्वेश्चन पूछा है तो नहीं के साथ आंसर आपका मिलेगा, है ना, इसलिए कहीं ना कहीं इनमें से देखा जाए समान नहीं होती है जो आपकी तकनीकी होती है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 8 में और आपसे आपको कह रहा है, जीएसटी किस प्रकार का कर है। जो जीएसटी है वो किस प्रकार का कर है आपसे पूछा गया है। जीएसटी अगर बोले तो आप कहेंगे सर ये इनडायरेक्ट है अर्थात अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है इसका मतलब है कि आपका आंसर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा।
इसको हम लोग उपभोग कर भी कहते हैं। जो अप्रत्यक्ष होता है इसको हम लोग उपभोग कर भी कहते हैं, क्योंकि ये भी शब्द आपसे बन सकता है, याद रखिएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो अप्रत्यक्ष कर को हम लोग उपभोग कर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपभोग कर भी कहा जाता है, मतलब जिसका उपयोग भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर करते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 9 के साथ। 9 नंबर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र में, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र में अगर विनिवेश कर रहे हैं तो इसको हम लोग निजीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर 9 नंबर दिया है और 9 की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिए इसको हम बोलते हैं निजीकरण हो रहा है। क्या? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश मतलब होता है निजीकरण। यहाँ पर जो आंसर है आपका फर्स्ट हो जाएगा। निजीकरण की इंग्लिश बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, है ना, जैसे इंग्लिश रेलवे होता है और बोलते हैं ना प्राइवेट होने वाला है या प्राइवेटाइजेशन आपका हो गया, उसी को निजीकरण कहते हैं। इंग्लिश में आप लोग जरूर पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि भैया इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, है ना। यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 10 नंबर, और 10 की अगर बात करते हैं कि आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। मतलब कि आय आपकी कितनी है और आय के हिसाब से आप लोग उपभोग कितना कर रहे हैं, इसका संबंध पूछा है। कैसा संबंध आपका है? तो कहेंगे सर ये प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी कि अगर आय आपकी ज्यादा है, आप लोग 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो ये है कि मतलब आप लोग यहाँ पर 10,000 कम से कम तो खर्चा ही कर डालेंगे। लेकिन अगर आय आपकी यहाँ पर 10,000 है तो फिर आपकी खर्चा वही कम हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रत्यक्ष संबंध होता है। ऑप्शन नंबर आपको सी देना है, राइट हो जाएगा। प्रतिलोम नहीं कहेंगे। प्रतिलोम मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पर खर्चा करते हो, है ना, कमाते 1 रुपया हो, खर्चा करते हो 2 रुपये, यह अप्रत्यक्ष मतलब प्रतिलोम होता है। ये प्रत्यक्ष संबंध है, जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे आप लोग खर्चा भी करेंगे। ये सत्य है, बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा। क्लियर है? आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से घटक है जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण आपके बनते हैं। जलवायु परिवर्तन में अगर हम हो रहे हैं, जलवायु कारण परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, इनमें से यहाँ पर देखा जाए जैसे आपका प्रदूषण की दिक्कत है, ओजोन क्षरण हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये सभी ऐसी समस्याएं हैं जो आपके जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण आपका बनता है, याद रखिएगा। क्लियर है? आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और आपसे कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष यूनिसेफ द्वारा स्वीकार किया गया। UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया। इसको यूनिसेफ नहीं बोलेंगे, याद रखिए। ये जो आपका है 1997, है ना, 1997 में ये स्वीकार किया गया था और 98 में इसमें हस्ताक्षर किए गए थे, है ना। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट करिएगा, क्वेश्चन का तरीका भी समझिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को सही युग में आपको सम्मिलित करना है। कह रहे सर सिमलीपाल जो अभ्यारण्य है वो आपके कहाँ पर है। सिमलीपाल अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे ये तो आपके उड़ीसा में ही है, यहाँ पर इसको उड़ीसा कर लीजिएगा। गिर की बात करते हैं तो गिर आपकी उत्तराखंड में, जो आपकी गुजरात में, गिर से गुजरात आपका पहुंच जाएगा। जिम कार्बेट आपके उत्तराखंड में है और आपका सरिस्का जो आपका दिया है वो आपके क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। सरिस्का जो आपका है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या भाई कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 13 नंबर की बात करते हैं तो क्या गड़बड़ है क्या? नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर है, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 13 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा कि सिमलीपाल भी आपको मैच कर गया, गिर भी हो गया, जिम भी हो गया और आपका सिमलीपाल, ये जो आपका सरिस्का मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आप लोगों को ये बताना है सरिस्का जो अभ्यारण्य है वो कहां पर है। सरिस्का जो आपका अभ्यारण्य है वो आपके है कहां पर, ये आपको बताना है। सरिस्का जो आपका है ये आपके है कहां पर। चलो कुछ यहाँ पर दिया गया उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, कुछ गड़बड़ है। यहां से तो मैच कर रहा है लेकिन एक गड़बड़ यहाँ पर ये लग रहा है कि भैया जो सरिस्का है वो आपका होना चाहिए कहां पर, राजस्थान में होना चाहिए ना, राजस्थान में, क्योंकि सरिस्का तो आपके राजस्थान में है। तो यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश अगर लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पर उत्तर प्रदेश को काटना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश को अगर हम काट देंगे तब आपका ये राजस्थान बेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग इतने होशियार हैं, इतने समझदार हैं, IAS और PCS की तैयारी भी करते हैं, तो आप लोग इसको काट दीजिएगा। बाकी सब कुछ तो मैच कर रहा था, यानी यहाँ पर राजस्थान कर लेंगे तब ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई शिकवा नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर 14 नंबर में और आपसे कह रहा है सत्य फल किसमें विकसित होता है। भैया आपने पेड़ पौधों में आपने देखा होगा, जैसे कि यहाँ पर जो आपके कटहल होते हैं, बहुत ऐसे आपके पेड़ होते हैं, कहते हैं ना कि ये झूठा फल है, ये सत्य फल है ना। तो सत्य फल जो होता है अर्थात जो विकसित होता है ये निकलता किससे है, इसका मतलब परिवर्तन जो होता है वो किस प्रकार से इसका विकास होता है।
तो आपका जो आंसर आ रहा है 14 नंबर में, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, अंडाशय, है ना। ये जो सत्य फल होता है ये किसमें विकसित होगा, अंडाशय में विकसित होगा, और यही जब विकसित होता है तो एक प्रकार से फल बन जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 15 और आपसे कह रहा है कि कॉर्ड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है। जब कभी किसी को टीबी वगैरह हो जाती है तो कहते हैं कॉर्ड लीवर, है ना। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर विटामिन डी की मात्रा उसमें आपकी होती है, विटामिन डी की मात्रा आपकी होती है, अच्छा स्रोत होता है, और ये कॉर्ड लीवर जो आपको मिलता है वो मछली के तेल में आपको अच्छी तरीके से मिल जाता है। तो आप कहेंगे सर फर्स्ट नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और आपसे कह रहा है निम्न में से किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर होगा क्या, और क्वेश्चन देखते चलिएगा, है ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते चलिएगा। प्रोटीन का कारखाना यहाँ पर आपसे कह रहा है, तो आप कहेंगे सर प्रोटीन का कारखाना मतलब कारखाने में बनता है, बनते हैं क्या, तो आप कहेंगे सर बनने की प्रक्रिया होती है, बनना मतलब संश्लेषण होता है। तो आप कहेंगे सर राइबोसोम, राइबोसोम जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है कि प्रोटीन की फैक्ट्री, है ना, कारखाना को हम लोग फैक्ट्री भी कहते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो आपके राइबोसोम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, क्लियर है। और ये प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, मतलब प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसको क्या कहते हैं। ऐसे जीव को बताना है जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है ना। तो भैया ऐसे को हम लोग कहते हैं क्या है, 17 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है सर जी, यहाँ पर दिया है वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। देखिए जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पर हमने यहाँ पर गोलाकार कुछ बना दिया, इसके अंदर कोई जीव है तो इसमें एक झिल्ली लगी होती है ना, और झिल्ली होगी ही नहीं क्योंकि अभाव मतलब होता है कमी होता है, और जब अभाव मतलब कमी होती है तो आप कहेंगे 17 का ऑप्शन बनेगा क्या, तो आप कहेंगे सर डी हो जाएगा। ये इनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, है ना, क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसका जो आंसर आ गया है डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है 18 नंबर में, आपका 18 है निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है। मतलब आपसे कह रहा है कि भूमिगत तना, अभी बताइए तना और जड़ में अंतर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जड़, जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ पर आपकी भूमि और भूमि के नीचे जो विकसित हो जाता है और जिसको हम लोग खाते हैं, है ना, जो भूमि के नीचे विकसित हो और उसको हम लोग खाते हैं, जैसे आप लोग खाते हैं शकरकंद खाते हैं, कंदमूल खाते हैं, तो वो आपकी जड़ होती है। लेकिन वहीं पर अगर हम आलू की बोले तो आलू यहाँ से देखिए तना निकलेगा और इसमें से लगी होती हैं, ना कि हम लोग यहाँ पर देखो जब उखाड़ते हो उसको उखाड़ लेते हो तो पत्ते भी फेंक देते हो, जड़े फेंक देते हो, उसके तोड़ लेते हो, तो ये जो तोड़ते होती है आपके तने होते हैं, और जो आप जड़ खा जाते हैं उसको हम लोग जड़ कहते हैं। जैसे आपकी मूली हो गया, गाजर हो गया, ये आपकी जड़ें होती हैं। बाकी जैसे आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये सब आपके तने होते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे भूमिगत तना का उदाहरण है, 18 नंबर दिया और 18 का ऑप्शन आ गया है ए नंबर है। यहाँ पर आलू जो आपका है भूमिगत तना आपका हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर अगला है, क्वेश्चन 19 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो फ्लोएम के बारे में सही है। फ्लोएम के बारे में सही है, आपसे 19 नंबर है। फ्लोएम होता क्या है, 19 नंबर आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर फ्लोएम फोटोजेनिक उत्पादों का परिवहन करता है। जो फ्लोएम होता है एक फोटोजेनिक उत्पादों का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर ये बताइएगा यहाँ पर 20 में कि स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों में कितनी मात्रा में उपलब्ध, स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध और सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन आपका 20 है और 20 की बात करते हैं तो भैया 1%, क्या बोलेंगे, जो स्थलीय हरे पौधे होते हैं इनकी पत्तियों में जो कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा जो होती है उसको खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर पाता है, तो ये आपका 1% आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया है 21 और 21 नंबर की बात करते हैं तो आपसे कह रहा है यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, क्यों, क्योंकि इससे बनाता है। दोस्तों 21 की बात करते हैं तो 21 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका एसिटिलीन होता है। मतलब कि जो कैल्शियम कार्बाइड है इसको हरे फलों को पकाने, जब हम लोग क्या करते हैं फलों को तोड़ देते हैं, और जब फलों को तोड़ लेते हैं तोड़ने के बाद जब उसको पकाते हैं तो भैया ये जो आपका है एसिटिलीन, यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। चलिए बताना है यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है। यहाँ पर हमने कहा सर जी ये बताइएगा कि एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। हमने कहा सर 22 नंबर है और 22 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर
SPDN है ना, एन एक कक्षा संख्या या ऊर्जा का स्तर होता है। हम लोग एन मतलब 2n2 से भी निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे सर अधिकतम यहाँ पर जो आपका आएगा वो आपका इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए 22 नंबर है और 22 नंबर में अधिकतम पूछा गया है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की। तो 18 ही तो होता है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 करते हैं, फिर 8 करते हैं, फिर आपका 18 करते हैं, है ना, यही तो करते हैं भाई, नहीं करते हैं। यहाँ पर 22 नंबर में यही तो करते हैं कि नहीं करते। 32 भी होता है क्या भाई, 2 8 18 32, 32 होता है तो 32 लॉक करिएगा, और 18 होता है तो 18 पे स्टॉप करिए। दोनों में से एक बताइएगा, इनमें से आंसर क्या किया जाए। 32 होते हैं, बिल्कुल सही है, 32 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन कोष में। तो आप कहेंगे 2 8 18 32, तो 32 आ रहा है तो आप लोग 32 लगाएंगे भाई, अधिकतम संख्या दिया है ना, तो अधिकतम के हिसाब से यहाँ पर 32 आएगा। 2 8 18 32, तो एन कोष में कक्ष संख्या में 32 होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर डी लगाएंगे, याद रखिएगा, सी मत लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइएगा जिसमें से ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस हैं। मतलब आप लोग केमिस्ट्री पूरी तरीके से भूल चुके हो, ऐसी बात है कि नहीं है। केमिस्ट्री जो आपकी है पूरी तरीके से आप लोग भूल चुके हैं भाई, है ना। देखो हमने कहा सर जी आधुनिक आवर्त सारणी में उस समूह को नाम बताइए जिसमें सभी गैसें हैं, और सभी गैसें हैं भैया ये जो समूह 18 होता है। मतलब समूह 18 में वे तत्व होते हैं जो गैस अवस्था में आपके होते हैं, और ये प्रकृति में स्थित होते हैं, प्रकृति में स्थिर होते हैं। और इस समूह को अक्रिय गैस समूह भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैस समूह भी कहते हैं, ढेर सारे नाम होते हैं। याद रखिए कि इस समूह को हम लोग अक्रिय गैस समूह कहते हैं, उत्कृष्ट गैस समूह कहते हैं, है ना। तो आपका आंसर यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है 24 नंबर, समझ में ना आए तो जरूर बताइएगा, ठीक है। 24 है, कह रहा है प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त हो जाते हैं। देखो आपसे कह रहा है प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त हो जाते हैं। तो हमने कहा सर जी 24 नंबर दिया है, तो आपके सर ये जो OH आयन होते हैं वो भी कैसे, माइनस वाले। OH आयन जो होते हैं जल में घुल जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है और आपसे कह रहा है स्थिति ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर देखो स्थिति ऊर्जा दिया गया है, स्थिति ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है। आप कहेंगे सर ये तो गलत बात हो गई। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, आप कहेंगे ये भी गलत हो जाएगा। स्थिति ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं होती है भाई, संचित ऊर्जा होती है, जैसे ठहरा हुआ पानी होता है, और ठहरा हुआ जो पानी होता है वो भी स्थिति ऊर्जा होता है। यहाँ पर संचित ऊर्जा नहीं दिया है, आपका यही भी गलत हो गया। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर सभी असत्य हैं, है ना, क्या है, सभी असत्य हैं। यहाँ पर जितने भी चीजें हैं वो सभी असत्य दिए गए हैं। आएगा क्वेश्चन नंबर आपका 26 है और 26 की बात कर लेते हैं, और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी तरंगे अनुप्रस्थ नहीं है। 26 नंबर में देखिएगा, जैसे स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे होती वो अनुप्रस्थ तरंगे आपकी कहलाती हैं। भूकंपी तरंगों में जो एस तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। फिर इसके बाद देखा जाए तो आपसे कह रहा है डोरो युक्त जो यंत्र है उसमें जो आपकी कंपन जैसे सितार है, गिटार है, वीणा है, इनमें भी अनुप्रस्थ तरंगे आपकी होती हैं। लेकिन जो सर्पिलाकार स्प्रिंग होती है, कौन सी, ऐसे आपकी जो अंडा वाली स्प्रिंग देखे होंगे, अंडा वाली स्प्रिंग देखे हो जिसमें अंडा और ऑमलेट बनाता है, तो वो जो आपकी होती है उसमें आपकी उत्पन्न जो आपकी होती है वो आपकी अनुप्रस्थ नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आपका अनुप्रस्थ नहीं है, डी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है और आपसे कह रहा है भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ था। 27 नंबर है और 27 को ऑप्शन की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये कांडला में हुआ था। कांडला जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पर भारत निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं इस पर फोकस हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, थोड़ी स्पीड यहाँ पर पकड़ते हैं कि भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है। 28 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का आज मुख्य उद्देश्य है स्वावलंबन और विदेशी सहायता पर निर्भर कम करता है। भाई पंचवर्षीय योजना मतलब आ गया कि भैया धन और आय का समान वितरण किया जाए, पिछड़ी जातियों का विकास किया जाए, निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका हो गई। तो कहेंगे स्वावलंबन और विदेशी सहायता पर निर्भर कम करते हैं। जब पंचवर्षीय योजना होती है तो फोकस होता है अपने देश की योजनाओं पर, देश पर जो आपका ऋण होता है उस पर होता है, ना कि विदेशी सहायता पर फोकस करते हैं। इसलिए ऑप्शन आपका बी नंबर, ये आपका उद्देश्य आपका कम निर्भर करना हुआ। भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान पूछा गया है, आपकी यूपीजीके में पढ़ाया गया है, 5 ऑप्शन के साथ पूछा गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी झांसी में है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान हुआ है।
अगर कोई व्यक्ति है जो विदेश यात्रा जाता है उसको संरक्षण प्राप्त होता है, और ये संरक्षण प्राप्त होता है दोस्तों 30 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या जाएगा, किसके साथ जाएगा, यहाँ पर आंसर जल्दी से बताइएगा, आपका सही जवाब इनमें से क्या बनेगा। जवाब अगर हम बात कर लेते हैं, जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, और अगर हम बात कर लेते हैं आपका जो आंसर 30 में, तो जवाब कहेंगे सर ये आर्टिकल नंबर आपका 21 होता है ना। कौन है, आर्टिकल नंबर 21 मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बोलेंगे, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यही आपका आर्टिकल होता है, याद रखिएगा, है ना। अब यहाँ पर टीचर की भर्तियां, सब बिल्कुल सही बात है कि टीचर की भर्तियां अब सब पंचवर्षीय योजना हो गई हैं। अब पंच नहीं है, 10 वर्षीय योजना हो गई है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 31 में, और 31 आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई। सेवा के अधिकार की जो अवधारणा है दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपकी उत्पन्न हुई है आपके ब्रिटेन की देन है। कहां से है, ये ब्रिटेन की अवधारणा है। आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 32, और आपसे कह रहा है भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भाई भारत का जो राष्ट्रपति होता है अपने शक्तियों का प्रयोग कब कर सकता है, याद रखिए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर सकता है। क्या बोलेंगे कि जो राष्ट्रपति है ये कार्य का प्रमुख होता है और वे अपनी शक्तियों के इस्तेमाल कई तरह से कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर आपको बी आपका बेस्ट दे देना है, सीधे भी कर सकते हैं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कर सकते हैं, इसका आंसर आपका बी देना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है। 33 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो गैर संवैधानिक निकाय में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार भी आता है ना। कौन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आता है। इसका मतलब फर्स्ट तो सही है, वित्त आयोग होगा नहीं क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख किया गया है, ये तो आपका नहीं होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो आपका है आपकी जांच वाला है ना, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ये भी आपका इसी में आएगा। और जो आपका दिया है लोकपाल है, तो आप कहेंगे सर ये भी एक क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब 1/3 ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 34 कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है देखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जनसंख्या जो नियंत्रण है और परिवार नियोजन से संबंधित जब आपसे पूछा गया है ना, कि भैया जो 7वीं अनुसूची की किस सूची का विषय है, तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस में आते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके समवर्ती सूची में आते हैं, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 35 नंबर आपसे कह रहा है और दिया गया है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख होता है। 35 नंबर है और 35 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये नंबर हो जाएगा राज्यपाल, है ना। जो राज्यपाल होता है ये राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख होता है, और राज्यपाल फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। राज्यपाल की बात हो रही है, राज्य की बात हो रही है तो राज्यपाल है, और केंद्र में जो होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। दोस्तों न्याय पंचायत का गठन हुआ था अशोक मेहता समिति के माध्यम से। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत की गठन की सिफारिश किया और दिसंबर 1977 में पंचायती राज के लिए संरचना की भी सिफारिश करने के लिए गठित किया था, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। कह रहा है सर जी संवैधानिक प्रावधान और आपकी स्रोत, मतलब मंत्रिमंडलीय जो सरकार है वो देन है आपकी ब्रिटेन की, केंद्र राज्य संबंध है वो आपकी कनाडा से है, और आपातकाल का संबंध जर्मनी से है, और मूल अधिकार से संबंध आपके अमेरिका से है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है और 38 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता है। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख जो होता था उसे क्या कहते थे बताना है। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था। 38 नंबर है दोस्तों, इसे बोलते थे वजीर। क्या बोलते थे, वजीर या प्रधानमंत्री बोल देते थे, वजीर बोलते थे, या तो इसी को हम लोग प्रधानमंत्री भी कहते थे, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अरे आप मत पढ़ाओ, आप ना पढ़ाओ, जब बड़ी हो ना तब पढ़ाना, ठीक है। हाँ अभी ना पढ़ाओ, चलो रुको। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 39 है और आपसे कह रहा है कि 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है और आपसे कह रहा है 4 बाग बनाने की जो परंपरा है इसकी शुरुआत किस शासक के समय हुई थी। 39 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर देखिए 39 नंबर, 39 की अगर बात करते हैं तो बी हो जाएगा दोस्तों, ये अकबर है। अकबर के समय से 4 बाग बनाने की परंपरा हुई, ऑप्शन नंबर जिसका आ गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा क्या, बी नंबर। 4 बाग क्या है, शैली है, ये मुगलों के द्वारा आपकी स्टार्ट हुई थी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मुगलों के द्वारा स्टार्ट हुई है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो आएगा वो बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है, मतलब इसमें बहता हुआ जो पानी होता था उसको छोटे छोटे बागों में विभाजित कर देते थे। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर एक अभिलेख है,
और अभिलेख आपसे कह रहा है मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है। कह रहा है सर जी मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है 40 नंबर में। हमने कहा सर मंदसौर जो आपका यशोवर्मन का नाम सुना होगा आपने, यशोवर्मन थे और एक राजा थे हुना राजा, है ना, जो मिहिर कुल से आपके जुड़े हुए थे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित ये शिलालेख है, इसका फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 41 और आपसे कह रहा है ह्वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है। ह्वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर 41 को ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया, इसका जो भ्रमण है वो आपकी वृत्तांत सियुकी में वर्णित हुआ। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और साथ साथ में यहाँ पर देखा जाए तो शिव की यहाँ पर प्रतिमाओं का पूजन भी शुरू कराया था, है ना, ये जो ह्वेनसांग ने। और अगला है यहाँ पर सभी सत्य वचन है, मतलब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 42 और आपसे यहाँ पर कह रहा है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित आपके हैं। हमने कहा सर सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल नाम है रोपड़ है और ये किस नदी के किनारे है। 42 का ऑप्शन है और क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये सतलज नदी के किनारे है, सतलुज नदी के किनारे ये बसा है और ये शहर पूर्वी पंजाब के चंडीगढ़ से करीब 32 किलोमीटर आपका मिलेगा। यहाँ पर आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर आपके 43 के साथ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि सभी पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा और आपके सामने क्वेश्चन भी यहाँ पर आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है 43 नंबर में दिया गया है कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था। 43 नंबर है और 43 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये शाह आलम सेकंड है, शाह आलम सेकंड, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है यहाँ पर 44 और 44 कह रहा है कि प्रमुख जैन तीर्थकारों में अरिस्टेनिम मतलब 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या है। दोस्तों यहाँ पर जैन तीर्थकर में जो आपके थे अरिस्टेनिम, है ना, अरिस्टेनिम, तो भैया इनका प्रतीक चिन्ह पूछा गया है। 44 में ऑप्शन आपका बनेगा, याद रखिए ए था इसका शंख था, शंख आपका बनेगा शंख हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है 45 में और आपसे कह रहा है लंगर व्यवस्था को किस गुरु ने स्थायी बना दिया। दोस्तों 45 है और 45 की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो गुरु अंगद थे, है ना, सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास ने इसकी शुरुआत किया था, है ना। गुरु नानक देव जी ने लंगर की शुरुआत यहाँ पर कह सकते हैं, मतलब एक न कहीं प्रकाश होते, लेकिन यहाँ पर दिया है स्थायी बनाया था गुरु अंगद ने, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। स्थायी बना दिया तो गुरु अंगद ने बना दिया था, ठीक है ना, क्लियर है। बाकी शुरुआत आपकी गुरु नानक ने किया था, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 46 नंबर और आपसे कह रहा है निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को, है ना, राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। 46 नंबर है और 46 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर होगा क्या। 46 नंबर है और 46 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो फर्स्ट नंबर वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग आपका आंसर हो जाएगा। हेलो, हाँ भाभी 10 यहाँ पर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर 47 और 47 की बात करते हैं तो आपसे कह रहा है कि पहली बार राजस्व शब्द का प्रयोग कब किया गया। बताइएगा कि पहली बार राजस्व शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले जो किया गया वो आपका बी नंबर 1906, इसका आंसर बी इसका राइट हो जाएगा, 1906 बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। हमने कहा सर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का जो मुख्यालय है वो आपके 48 नंबर में वो आपका सी हो जाएगा, ये पेरिस में है। कहाँ पर है, आर्थिक सहयोग संगठन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 49 है और आपसे कह रहा है कि 49वीं क्या दिया है, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा आपकी। दोस्तों ये जो आपकी सीमा रेखा है वो आपकी यूएसए और कनाडा के बीच आपकी है, इसका आंसर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है। हमने कहा सर मूल राशियां 7 होती हैं, है ना, मूल राशियां 7 होती हैं और इन 7 में देखा जाए तो आपके तापमान भी है, ज्योति तीव्रता है, द्रव्यमान भी है, लेकिन आयतन आपका नहीं होता है ना, आयतन नहीं होता है, मतलब ऑप्शन जिसका आ गया है वो आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा मूल राशियां यानी हम लोग कह सकते हैं कि मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं।
जैसे लंबाई को हम लंबाई में मापेंगे, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इन राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका डी के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं।